पिछले भाग में आपने देखा कि रुचिका अपने पूरे परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट होती है। एक ऐसा घर जिसके पीछे एक पुरानी मजार थी। एक दिन रुचिका उस मजार पर चली जाती है और उसके बाद उसके साथ अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। रुचिका कमरे में हो रही अजीब घटनाओं से बुरी तरह डर जाती है और दौड़कर रसोई में अपनी मां के पास पहुंचती है। वो उनसे लिपटकर रोने लगती है। तभी उसे अपनी मां की आवाज अपने पीछे से सुनाई देती है और तभी उसे एहसास होता है जिससे वो लिपटकर रो रही थी वो उसकी मां थी ही नहीं। रुचिका डर के मारे चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ती है। अब आगे बीना रुचिका के चेहरे पर पानी छिड़कती है। थोड़ी देर बाद रुचिका की आंखें खुलती हैं। वो सहम जाती है और मां से लिपटकर रो पड़ती है। बेटा, ठीक तो है तू? इतना भी क्या घबरा रही है? हुआ क्या है तुझे? जरा सा अपने कमरे में गई थी मैं, इतनी देर में डर गई तू? रुचिका कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। मां के गले से चिपकी हुई वो बुरी तरह कांप रही थी। अचानक उसकी गर्दन पर उसे एक गर्माहट महसूस हुई, जैसे किसी ने गर्म सांसें उसके गले के पास छोड़ी हों। रुचिका जो महसूस कर रही थी वो अपनी मां को शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी। माँ, यहाँ पर कोई है? अभी यहाँ कोई था, मैं अकेली नहीं थी माँ, मेरा यकीन करो। बेटी की हालत देखकर अब उसकी मां बिना भी थोड़ी घबरा गई थी। अच्छा, तू अपने कमरे में जाकर आराम से बैठ, मैं अभी आती हूँ। बीना ने रुचिका को उसके कमरे में बिठाया और रसोई में जाकर वहां से एक नींबू और 3 हरी मिर्चें लेकर आई। उसमें मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाए और 7 बार वो नींबू मिर्च रुचिका के सिर से घुमाई। फिर जाकर दरवाजे की चौखट पर टांग दी। देख, मैंने तेरी नजर उतार दी है और ये नींबू लटकाया है ना, अब कोई बुरा ख्याल नहीं आएगा तुझे। कुछ नहीं है बेटा, कभी कभी बुरे ख्याल आ जाते हैं। और हाँ, बिल्कुल चिंता मत करना। अगर तेरे आसपास कुछ गलत चीज हुई भी ना, तो वो इस नजर बट्टू को पार करके तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। रुचिका को अपनी मां के टोटके पर पूरा भरोसा था। बचपन से ही जब भी वो बीमार या घबराई होती, मां इसी तरह उसकी नजर उतार कर उसे ठीक होने का भरोसा देती थी। आज भी उसे पूरा यकीन था कि अब उसे कोई डरावना ख्याल परेशान नहीं करेगा। तू थोड़ी देर आराम कर ले, मैं खाना बनाकर तुझे आवाज लगा लूंगी। पिछले 2 दिनों से जो कुछ भी रुचिका के साथ हो रहा था, उसे देखते हुए अब वो आंखें बंद करने में भी डर रही थी। लेकिन तबीयत ठीक न होने के कारण कुछ ही देर में वो गहरी नींद में डूब गई। कुछ समय बाद रुचिका अपनी माँ के पास जाकर बोली, अरे माँ, खाना बन गया तो खाना खिला दो ना, कितनी भूख लगी है। हाँ बेटा, खाना बन गया है, तू बैठ, मैं लगाती हूँ। बेटी को कमरे में बिठाकर बीना रसोई में चली गई। उसने थाली में खाना सजाया और जब वापस लौटी तो सामने का नजारा देखकर उसका खून जम गया। रुचिका जमीन पर बैठी थी। उसके बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढक रहे थे। उसके सामने एक प्लेट रखी थी जिसमें खून से सने मांस के टुकड़े पड़े थे। बीना ने देखा कि रुचिका उन टुकड़ों को दोनों हाथों से उठा उठा कर खा रही थी। बीना ने कांपती आवाज में चिल्लाया, रुचिका! अचानक वॉशरूम का दरवाजा खुला और वहां से रुचिका बाहर निकली, बिल्कुल सामान्य अवस्था में। अरे माँ, क्या हुआ? इतना तेज क्यों चिल्ला रही हैं आप? मैं तो डर ही गई, वॉशरूम में थी मैं। बीना की आंखें फटी रह गईं। वो जिस रुचिका को अभी अभी मांस खाते देख चुकी थी, वो अब इस कमरे में थी ही नहीं। बेटा, अभी मैंने देखा तू यहाँ जमीन पर बैठी थी और खून से लिपटे मांस के टुकड़े खा रही थी। वो नजारा बहुत ही भयानक था बेटा, मैं तुझे कैसे समझाऊं? लेकिन अगर तू बाथरूम के अंदर थी तो फिर मैंने यहाँ जो देखा वो कौन था? अरे मम्मा, जब मैं वॉशरूम में थी तो कमरे में कैसे नजर आ सकती हूँ? और मैं कब से नॉन वेज खाने लगी? आप भी ना पता नहीं क्या क्या देख लेती हो। एक इंसान एक ही समय में 2 जगह पर कैसे हो सकता है? आप भी अजीब बात करती हैं। अचानक ही रुचिका को अपने चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें महसूस होती हैं। वो घबराकर इधर उधर देखने लगती है और तभी सच्चाई सामने आती है। वो तो अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। उसकी माँ उसके सिरहाने खड़ी थी, हाथ में पानी का लोटा लिए और उसके चेहरे पर पानी छिड़क कर जोर जोर से हिला रही थी। अरे बेटा,
कितनी गहरी नींद में चली गई थी तू। कब से तुझे उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे तेरे कानों तक मेरी आवाज पहुंच ही नहीं रही। तब जाकर तेरे चेहरे पर पानी छिड़का है। क्या हुआ बेटा, तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही क्या? ओह माय गॉड, ये एक सपना था। अच्छा, अब ये सब छोड़, चल खाने के लिए आजा, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर बीना रसोई की तरफ चली जाती है। रुचिका भी धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ती है। डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो खाना खाने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी। कपड़ों पर खून के छींटे थे। मेरे कपड़ों पर ये खून कहाँ से आया? और मेरे हाथों पर भी खून लगा हुआ है। इसका मतलब जो कुछ मैंने सपने में देखा था वो सच में हुआ था मेरे साथ। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? क्या सपना था, क्या सच? कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है? मैंने सपने में देखा कि माँ को मैं मांस खाती दिखाई दी थी। तो क्या मैंने सच में मांस खाया? अगर नहीं खाया तो ये खून कहाँ से आया? और अगर खाया है तो फिर माँ को तो मैं बाथरूम से आती दिखी थी। वो क्या था? मैं पागल हो जाऊंगी। कुछ बहुत अजीब हो रहा है मेरे साथ। अपने हाथों पर खून देखकर रुचिका की भूख बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। वो उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे की चौखट पर टंगे नींबू मिर्च के टोटके पर पड़ी, जो अब काले रंग का पड़ चुका था। और उसके ठीक नीचे जमीन पर चमेली के फूल बिखरे हुए। मम्मा, जल्दी आओ, ये देखो, ये क्या हो गया? रुचिका की घबराई हुई आवाज सुनकर उसकी माँ तेज कदमों से उसके कमरे की तरफ आई। अब क्या हुआ बेटा? रुचिका ने कांपते हुए नींबू मिर्च की ओर इशारा किया। बीना ने जैसे ही देखा, उसकी सांसें थम सी गईं। हे भगवान, ये क्या हुआ? इसका मतलब हमारे घर में ऐसा कुछ तो है जिसके असर से ये टोटका काला पड़ गया है। लेकिन ऐसा क्या है माँ जिससे ये ऐसे झुलस गया? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, और बार बार अजीब ख्याल आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे आसपास है जो मुझे छूने की कोशिश कर रहा है। मैं अब यहाँ अकेली नहीं रहना चाहती माँ। आप बस पापा को बुला लो, हम यहाँ अकेले नहीं रह सकते माँ। बीना ने अपनी बेटी की ओर देखा और उसे भरोसा दिलाया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसने मन ही मन तय किया कि इस बार मामला कुछ गंभीर है। पति काम पर दूर थे, इसलिए उन्हें परेशान करना सही नहीं लगा। वो धीरे से उठी, गहरी सांस ली और अपने फोन की ओर बढ़ी। मन में एक ही ख्याल था, अब किसी जानकार की मदद लेनी होगी। उसने पंडित जी का नंबर मिलाया और पूरे घर में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बताया। रुचिका की तबीयत का अचानक बिगड़ना, उसका डरना और पूरे घर में चमेली की रहस्यमयी महक का फैल जाना। फोन के दूसरी ओर से पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा कि ये कोई सामान्य बात नहीं लगती। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे खुद आएंगे और सब देखेंगे। बीना ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका मन अब भी बोझिल था। दोपहर के खाने के बाद पंडित जी उनके घर पहुंच गए थे। मैंने जो भी सामग्री कही थी वो सब आपने तैयार कर ली है ना? जी पंडित जी, सारी तैयारी हो गई है। गृह शांति के लिए हवन कर दीजिए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं, बार बार मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। हिम्मत से काम लीजिए, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं अवश्य करूंगा। पंडित जी कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते हैं और मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी हवा का एक तेज झोंका आता है और हवन कुंड से आग की लपटें उठकर सीधा पंडित जी के कुर्ते में लिपट जाती है। पंडित जी के कुर्ते में आग लग गई थी, जिसे देखकर बीना और रुचिका बुरी तरह से घबरा गए थे। रुचिका अपनी जगह से उठने लगती है, तभी पंडित जी इशारे से उसे बैठे रहने का संकेत देते हैं और अपने कुर्ते का जलता हुआ हिस्सा फाड़ कर अलग कर देते हैं। पंडित जी लगातार मंत्र पढ़ रहे थे और मंत्र पढ़ते हुए उन सभी ने महसूस किया कि हाल में एकाएक तेज खुशबू फैलने लगी है और उसी के साथ एक एक करके कमरे में जल रहे बल्ब फूटकर जमीन में गिरने लगते हैं। चारों ओर तेज ठंडक का एहसास होना शुरू हो जाता है और उसी पल रुचिका का दुपट्टा उसके कंधे से उतरकर हवन कुंड में जा गिरता है। माँ, कोई है यहाँ? किसी ने मुझे छुआ।
और मेरा दुपट्टा मेरे दुम्हे से खींचकर आग में फेंक दिया। मैं उसे महसूस कर सकती हूँ माँ, वो मेरे आसपास ही है। शांत हो जाओ, ये अभिमंत्रित जल है। इसके छींटे पूरे घर में देने होंगे। इससे घर का शुद्धिकरण हो जाएगा और जो भी बुरा साया यहाँ है उसे यहाँ से जाना ही होगा। पंडित जी लगातार मंत्र पढ़ते हुए आम के पत्ते को कलश में डुबोकर जल की कुछ बूंदें धीरे धीरे पूरे घर में छिड़कते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक ही जब पंडित जी रुचिका के कमरे के पास पहुंचे और जैसे ही जल की बूंदें उसके कमरे के दरवाजे पर छिड़की, उन्हें जोरदार झटका लगा। जल का कलश उनके हाथों से छूटकर नीचे गिर पड़ा। ये कमरा मनहूस है। ये कमरा, अपनी बच्ची को इस कमरे से दूर रखिए। आपकी बच्ची को कोई वहम नहीं हो रहा। जरूर कुछ बहुत शक्तिशाली है आपके घर में, और वो जो भी है बार बार अपनी ताकत का एहसास दिला रहा है। आपकी बच्ची को खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। लेकिन पंडित जी, आपके पास कुछ तो उपाय होगा। मुझे पूरा यकीन है पंडित जी, आप चाहेंगे तो हम इस मुसीबत से जरूर बाहर निकल जाएंगे। मेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं हो सकता। मैं सिर्फ प्रयास भर कर सकता हूँ, बाकी जैसी ईश्वर की इच्छा। पंडित जी बिखरे जल को वही छोड़ वापस अपने हवन कुंड के पास आते हैं और एक बार फिर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। माँ, वो देखो उधर सामने दीवार पर धुआं दिखाई दे रहा है, जैसे किसी ने अगरबत्ती जलाई हो। उधर ध्यान देना बंद कर दे बेटा और अपना ध्यान पंडित जी के मंत्र की ओर केंद्रित कर। वो जो कोई भी है, वो यही चाहता है कि तुम अपना ध्यान इस शांति पाठ पर ना लगाकर उसकी तरफ लगाओ। वो तुम्हें डराना चाहता है रुचिका, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। रुचिका की माँ अभी रुचिका की हिम्मत बढ़ा ही रही थी कि तभी अचानक कमरे में एक तेज आंधी चलती है और छत पर लगा हुआ झूमर आकर सीधे पंडित जी के सर पर गिर पड़ता है। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि रुचिका और उसकी माँ को सोचने, समझने और संभलने का मौका तक नहीं मिला था। अगले कुछ ही मिनट में पूरे कमरे में खून ही खून फैल गया था और पंडित जी अचेत होकर जमीन में पड़े हुए नजर आ रहे थे। अपनी आंखों के सामने पंडित जी की ऐसी हालत देखकर बीना और रुचिका दोनों का डर से हाल बेहाल हो जाता है। किसी तरह वो दोनों मिलकर पंडित जी को अस्पताल पहुंचाते हैं, जहां पर डॉक्टर बताते हैं कि उनके बचने की संभावना बेहद कम है। डॉक्टर की बात सुनकर रुचिका और उसकी माँ का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है ना माँ। इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो बेटा। पंडित जी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका दुख मुझे भी है, लेकिन ये समय घबराने का नहीं है। हमें ये सोचना है कि किस तरह तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया जाए। तुमने देखा ना माँ, उस काली शक्ति ने पंडित जी के साथ क्या किया। ये कोई हादसा नहीं था माँ। तुम्हारा दिल जानता है कि ये सब क्यों हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो क्या चाहती है तू? तुझे मरने के लिए छोड़ दूं? अरे तेरी माँ हूँ मैं। अपनी आखिरी सांस तक तेरी रक्षा करने की कोशिश करूंगी। कोई ना कोई तो होगा जिसके पास इस मुसीबत का हल होगा। हम मिलकर उसे जरूर ढूंढेंगे। क्या रुचिका और बीना ये समझ पाएंगी कि रुचिका के आसपास मंडरा रही वो काली शक्ति आखिर कौन है? क्या ये किसी पुरानी आत्मा का बदला है या फिर कुछ और? वो जानती थी कि अब कोई साधारण पूजा पाठ काम नहीं आएगा। उसे किसी ऐसे तांत्रिक की जरूरत थी जो इस अंधकार की जड़ तक पहुंच सके। लेकिन सवाल ये था, क्या वो समय रहते उस तांत्रिक को ढूंढ पाएगी या फिर ये काली शक्ति उनके पूरे घर को अपने साए में निगल जाएगी? कहानी में रहस्य की अभी कई परतें बाकी हैं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो अगला भाग जरूर देखिए।